ये फराबी या ये जितने भी हमारे बड़े साइंसदान फिलोसोफर अस्पतालों में म्यूजिशियंस हायर करते थे, म्यूजिकल फ्रेजेस थे, उस पे लफ्ज बिठाए गए, वही ख्याल गायकी। खुसरो का यह ख्याल था इससे इब्लाग बेहतर हो। फैज साहब की और ख्वाजा खुर्शीद अनवर की बहुत दोस्ती। फैज साहब एडवाइजर थे ऑन कल्चर प्राइम मिनिस्टर के। इन दोनों बड़े लोगों का ये ख्याल था, जो सकाफत है आपकी, एक तो वो है जो पहले हो चुका है, उसकी प्रेजर्वेशन भी हमारी जिम्मेदारी है, और जो इस वक्त हो रहा है उसकी डेवलपमेंट भी हमारी जिम्मेदारी। मैंने ऐसे पूछा रोशन साहब से, आपने खाइसा को बताया 12-13 राग आपको आते हैं, मैं इतने कम क्यों? कहते भी देखो, अब्दुल करीम खान साहब हमारे गांव आते थे साल में एक दफा, हमें एक राग बताते और उस साल हम वही राग गाते। कई दफा ऐसे भी हुआ कि हमने तैयार किया, उन्होंने आके सुना, उन्होंने कहा नहीं इस साल तुम यही गाओ, तो हम कितने सीख लेते। क्लासिकी धुन आप बनाते तो वो नैयरा उसको गा लेती नहीं, या उनके लिए आसान आसान धुन रखते थे? तो नैयरा के लिए तो कभी भी आसानी नहीं पैदा की, दोस्तों को कोई रियायत नहीं। ये दो चीजें बहुत लोगों को पसंद आई। हम के ठहरे अजनबी भी और आज बाजार में बाबा जाना चलो। बेशुमार ऐसे पॉलिटिकल एक्टिविस्ट जो जेल में थे, वो बाहर आके कहते थे यार इसकी वजह से हमने ये टाइम निकाला। एक मैंने बिहाग में बनाई थी तर्ज, तो वो था झूम रे हाथी झूम मेरे मखना हाथी झूम। फैसल कहते भाई इट्स टू गुड फॉर चिल्ड्रन। एलिस फैज भी वहाँ थी, तो उन्होंने कहा फैज व्हाट यू से, नथिंग इज टू गुड फॉर चिल्ड्रन। फैज साहब का अपना मौसीकी का ज़ौक कैसा था? ये मैंने उनसे पूछा था एक दफा। बड़ा उनका खूबसूरत अंदाज होता था शटअप का, जो मैं डेवलप करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं बिलाल को कह सकूँ। अस्सलाम वालेकुम। ऑफ द स्कूल की एक और पॉडकास्ट के साथ मैं और मेरे शरीक मेज़बान राना आसिफ हाजिर हैं। और राना साहब आज मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि जो मेहमान हैं वो बहुत बड़ी शख्सियत हैं, और मैंने ख़ुद बहुत कुछ मौसीक़ी के बारे में, मैं जो भी बहुत कुछ जो जानता हूँ, जो भी थोड़ा बहुत, वो उसमें इनकी सोबत का बहुत हिस्सा है। बहुत फ़र्क पड़ा मुझ पर और मेरे इल्म पर जब मैं अरशद महमूद साहब से मेरी मुलाकातें जब शुरू हुई। और अरशद साहब, आपको खुश आमदीद कि आप आए हैं। आपका तारुफ़ कराना तो मेरा ख़्याल है ज़रूरी नहीं है, अदाकार, मौसीक़ार, लेकिन आज की जो महफ़िल है वो मौसीक़ी। और आप, मैं सिर्फ एक बात हाँ, आप तो खुश हैं, मेरे लिए तो एक ख्वाब किसी कैफियत है कि हम तो जिनको देखते आए और जिनको हम इतना एडमायर करते आए, तो मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे हम कोई ख्वाब सा देख रहे हैं। नहीं, इनके साथ, बिलाल साहब के साथ जो हमारे ताल्लुकात हैं, तो वो भी मैं आपको बता दूं, मैं बहुत चिढ़ता हूँ इनसे। अच्छा, क्योंकि ये नौजवान हैं, तो और मैं बहुत ही ज़्यादा मोतक़िद हूँ नौजवानों का, वो इसलिए ख़ास तौर पे ऐसे लोग जो मेरे से उम्र में कम हों, क्योंकि मैं उनसे बहुत बातें करना चाहता हूँ और बहुत कुछ शेयर कर भी सकता हूँ, इस उम्मीद पर कि मेरे पास शायद वक्त कम है और इनके पास ज़्यादा है, तो इनके साथ एंगेजमेंट जो है वो ज़रूरी है। तो बावजूद चिढ़ने के, बिलाल साहब जब भी फ़ोन करते हैं तो मैं उठाता हूँ इनका फ़ोन। ये कभी नहीं हुआ कि मैंने इनका फ़ोन ना उठाया हो। चलिए जी, बहुत बहुत मेहरबानी आपकी। तो आज जो है, वैसे तो अरशद साहब के साथ गज़लों पे बात होती है लोगों की, क्योंकि उन्होंने बहुत कंपोज़ की हैं गज़लें नज़्में, लेकिन आज हम क्लासिकी मौसीक़ी पे हमारी कोशिश होगी कि हम ज़्यादा बात करें, और ख़ास तौर पर एक बहुत बड़ा नाम क्लासिकी मौसीक़ी का, उस पे भी हम थोड़ी सी बात करना चाहेंगे। वो हैं मलका मौसीक़ी रोशन आरा बेगम, क्योंकि 5 दिसंबर को उनकी बरसी है। और वैसे तो हम नवंबर में यहाँ बैठे हैं, लेकिन हमारी कोशिश ये होगी कि ये प्रोग्राम 5 दिसंबर के करीब अपलोड किया जाए, ताकि रोशन आरा बेगम को भी याद किया जा सके। तो अरशद साहब, आपका एक दफ़ा जब नैयरा नूर का इंतकाल हुआ था, उसके फ़ौरन बाद आर्ट्स काउंसिल में जब उनकी याद में प्रोग्राम रखा गया था, जिसकी मेज़बानी आपने की थी, तो उसमें आपने अपनी इस मौसीक़ी के सफ़र के आगाज़ के बारे में बताया था कि आप गिटार बजाते थे, और कॉलेज में आपके एक दोस्त हारमोनियम बजाते थे और एक दोस्त तबला बजाते थे, और फिर इत्तेफ़ाक से आप सबको शोएब हाशमी साहब मैसर आ गए। तो गिटार से जो है, जब जो एक हम ये अज़्यूम कर सकते हैं कि जो कॉलेज का लड़का गिटार बजा रहा है, उसको राग रागनियों का इल्म नहीं होगा, और गिटार वैसे भी कॉर्ड्स का साज़ है, तो वो जो हमारी मशरक़ी या भारतीय क्लासिकी मौसीक़ी है, उससे वो नहीं, उसके साथ वो बैठता। तो ये कुछ आप ज़रा इस पे रोशनी डालें कि क्लासिकी मौसीक़ी से जो आपकी रग़बत या रुझान वो कैसे पैदा हुआ, कब पैदा हुआ? इसमें भारतीय
के लफ्ज़ पे मुझे इख्तलाफ है, अच्छा, क्योंकि भारत की जो ट्रेडिशन है वो ज़्यादा पुरानी नहीं है, लेकिन अच्छा, हिंदुस्तान की बहुत पुरानी है। अच्छा हिंदुस्तानी तो तो ये एक फ़र्क है। अच्छा, अच्छा, तो वो भी समझने की ज़रूरत है, और वो मैं तो ये भी नहीं कहता कि शेयर्ड हेरिटेज है, लेकिन हर वो सकाफ़त के शोबे में जो भी काम हुआ है, वो हमारा है और वो तमाम हिंदुस्तानियों का है। और ज़ाहिर है कि पाकिस्तान की जो है हेरिटेज, वो तो शुरू ही 47 से हुई, जी, और भारत की भी जो रिवायत है वो 47 से शुरू हुई। तो जो उससे पहले की चीज़ें हैं, वो तो सब हिंदुस्तानी, मतलब जो फ़ारसी ज़बान का भी वो हिंदी स्टाइल कहा जाता है। तो ख़ैर एनी हाउ, ये तो वो बात थी। अ, देखिए, बात ये है कि किसी भी मुआशरे की ताकत का जब अंदाज़ा लगाया जाता है, तो वो उसके सकाफ़ती विरसे की ताकत को देखा जाता है। तो मैं इस बात पे भी आ जाऊँगा कि गिटार से वहाँ कैसे पहुँचा, कि एक हमारी बहुत ही पुख्ता और बहुत ही उम्दा और बहुत ही हाई क्लास मौसीकी की रिवायत है, और 1000 साल से, यानी आप समझ लें तकरीबन एक अनब्रोकन ट्रेडिशन है, कि वो वैसे ही होती जा रही है। मतलब 900 साल तो मैं वैसे ही आपको कह सकता हूँ, अगर आप खुसरो से अब तक की रिवायत लें, मतलब तबला उन्होंने इन्वेंट किया तो वो आज भी बजाया जा रहा है, और एक निहायत सुपीरियर रिदम का इंस्ट्रूमेंट माना जाता है तबले को। कि अगर आप तज्ज़िया करें मुख्तलिफ दुनिया के रिदमिक इंस्ट्रूमेंट्स का, तो वो जितनी उसके पीसेस होते हैं, उतनी ही आवाज़ें होती हैं। यानी एक सिंगल से मैक्सिमम आप 2 या 3 बीट्स निकाल सकते हैं। आप आवाज़ें निकाल सकते हैं। मतलब जैसे दफ़ है, उसके दरमियान में आप हाथ लगाएँगे तो कुछ और है, किनारे बिल्कुल। पे लगाएँगे कुछ और है। लेकिन तबले में ये खूबी है कि उसके 20-22 तो बोल वैसे ही हैं, और फिर जो आपस में मिला के वो कई ज़्यादा हो जाते हैं। फिर एक बहुत ही उम्दा हमारे इलाके के तबला नवाज़ ज़ाकिर हुसैन, जो कि जैज़ वालों के साथ सुर बजा लेते थे। मतलब जो डबल बेस के ऊपर किसी ने बेस लाइन कही है, तो वो बाएँ से वो कह देते थे सुर। तो इतनी वैरायटी वाला एक साज़ जो 800 साल पहले था, तो ये कितनी स्ट्रॉन्ग ट्रेडिशन है। अब क्यों हम इसकी अज़मत और तौक़ीर से वाकिफ़ नहीं हैं? क्योंकि एक आइडेंटिटी क्राइसिस भी है। मतलब मैं अपने पोते से मैंने कहा तुम तबला सीख लो, तो कहता है नहीं दादा, आई वांट टू लर्न ड्रम्स। अच्छा, अब मैं उसको कैसे समझाऊँ कि ये बहुत सुपीरियर चीज़ है, मतलब एज़ एन इंस्ट्रूमेंट। अब उसमें सुपीरियॉरिटी फिर आपके स्किल पे भी तो डिपेंडेंट है ना, कि आप किस तरह का तबला बजाते हैं, या किस लेवल पे आप अपने स्किल को ले गए, क्योंकि गुंजाइश उसमें बहुत है, वैसा रिदम। तो इसी तरह ही हमारा क्लासिकी मौसीकी एक ऐसी मरबूत, और कोई भी नौजवान हो, वो इसकी जद से बच नहीं सकता अगर उसका ज़रा सा भी ध्यान मौसीकी की तरफ है। तो क्योंकि गिटार बजाने से पहले जो हमारे असातिज़ा होते थे वहाँ स्कूल में, और वो हमें तीवर और कोमल सुरों के बारे में हम जान गए हुए थे। और वो ये कि क्योंकि स्कूल में यानी हम काफ़ी मौका मिलता था, क्योंकि एक बज़्म अदब भी होती थी हर जुमे को, और तकरीबन डेली ही म्यूज़िक की क्लास होती थी। अच्छा, तो और उसमें 2 तरह की क्लासें थी। मतलब एक तो बैंड भी था, और फिर उसमें एक रवायती मौसीकी भी थी। तो वाक़फ़ियत तो थी, लेकिन ज़ाहिर है कि उस वक़्त तक इतना ज़्यादा यानी मालूम नहीं था। तो जो कि ज़ाहिर है कि जब आप जैसे-जैसे, क्योंकि शौक था मेरा, तो जैसे-जैसे आप आगे मूव करते हैं तो कुछ चीज़ें नई सीखते जाते हैं। वो प्रोसेस अभी भी जारी है। अभी भी
सीखा ही जा रहा है इस काम को। अच्छा, मैं ये पूछ रहा था साहब कि शौक जो है वो कैसे, मतलब वो आपको स्कूल से हो गया या कुछ दोस्त ऐसे थे, या मतलब मौसीकी की तरफ जो रग़बत है आपकी, ये कैसे हुई? ये मुझे सही नहीं पता, अगर मैं आपसे कुछ भी कहूँगा तो, लेकिन ये मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि मैं बहुत थका हुआ हूँ, बहुत यानी, और मैं अगर म्यूज़िक बजाने लगूँ तो मैं एकदम वो सब थकन उतर जाती है। आप समझें कि वो पेन किलर जो है वो है मेरे लिए म्यूज़िक। तो बड़ा मेरा दिल भी लगता है उसमें, और बोर नहीं होता क्योंकि और ये उस वक़्त की बात है इब्तिदा से ही, मतलब जब आप जी, कंपोज़र नहीं भी थे, जब आप जी, मौसीकी जी, खुद भी जी, काम नहीं कर जी, रहे जी। थे? क्योंकि बेशुमार ऐसी तस्वीर मुझे अब मिली हैं। एक तो 1958 में एक हमारा म्यूज़िक का क्लब था स्कूल का, तो उसमें भी मैं दरमियान में खड़ा हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं कुछ तो ये यानी तीसरी जमात में भी ये शौक कुछ था। था मैं तो तो। ये आपकी खुशनसीबी थी कि आप ऐसे स्कूल में गए जहाँ मौसीकी थी, या ये एक उमूमी नहीं, ये तो रुझान? सरकारी स्कूल था, सरकारी। सरकारी स्कूल था, अच्छा, वाह! सेंट्रल मॉडल स्कूल। अच्छा। हुँ, उस वहाँ बहुत वक़्त ये वो था, और मुझे तो नहीं समझ आती अब, मुझे जब पता चलता है कि स्कूलों में नहीं दी जाती तालीम, क्योंकि मैं समझता हूँ कि पूरे अब तो खैर इसके ऊपर बड़ी रिसर्च आ गई, मुझे मेरा कहना भी उसमें नहीं बनता कि म्यूज़िक एक ऐसी फ़ील्ड है कि जिसमें थोड़ा-सा भी इंटरेस्ट आपका हो, तो ये आपके ज़हन को भी चौकस करता है। आप किसी भी यानी एक ऑलिवर सैक एक हैं राइटर न्यूरोलॉजिस्ट जिन्होंने इस पे काम किया है, न्यूरोलॉजी और म्यूज़िक का जो ताल्लुक़ है। वो ये कहते हैं कि जिस तरह आप अपनी बॉडी को सही नॉर्मलाइज़ करने के लिए वॉक करते हैं ना, जी। कि सर्कुलेशन आपकी पट्टे वग़ैरह जो हैं वो रिलैक्स काम हो जाए, करते रहें। हाँ। तो वो कहते हैं कि रोज़ाना 1 घंटा म्यूज़िक सुनने से जो आप 2-3 किलोमीटर वॉक करते हैं, तो अगर आप आधा घंटा म्यूज़िक सुन लें तो उसका दिमाग के पॉइंट ऑफ व्यू से वही इफ़ेक्ट होता है, वो उसको रिलैक्स कर देता है। फिर अभी रिसेंटली एक रिसर्च में मेरी नज़र से गुज़री जहाँ पे ये फ़ाराबी या अबू सीना ये जितने भी हमारे थे बड़े साइंसदान और फ़िलॉसफ़र, वो अस्पतालों में म्यूज़िशियंस हायर करते थे। रादर देन कोई सैडेटिव देने के, वहाँ म्यूज़िक बजता है। वो 2 चीज़ें उन्होंने आइडेंटिफ़ाई की थी। तो वो मुसलमान ही थे जी। और ज़ाहिर मज़हब को समझते ही होंगे। तो वो 2 यानी चीज़ों का, एक तो ऑर्केस्ट्रा होता था अस्पतालों में, एंटरटेनमेंट के लिए नहीं, दे वुड जस्ट प्ले जो सूद देम। मरीज़ टू हुँ। काम देम, और दूसरा साउंड ऑफ फ्लावर्स। तो आप अपनी मुसलमानों की तारीख में देख लें, सब बादशाहों को फव्वारों का बहुत शौक था, और वो फव्वारे बहुत नज़र आएँगे। अच्छा, अंग्रेज़ जो है उसको घड़ी का बहुत शौक था, वो जहाँ-जहाँ जाते थे वो घड़ी, एक क्लॉक टावर ज़रूर वहाँ पे होता था। तो ये हमारी सकाफ़त में फव्वारे का बहुत एक किरदार है। वो आप मौसीकी की बात कर रहे थे, हम कल ही, मैं बिलाल से बता रहा था कि शायद देहलवी ने लिखा कि वो उस्ताद बंदू खान जो हैं, उनको जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, हुँ, उनको दिल का आर्ज़ा हुआ, तो उनको किसी ने बताया कि आप सारंगी सुनें। हुँ। तो उन्होंने लिखा कि वो उनको 2 महीने बुला के उन्होंने सारंगी सुनी उनसे, और उनकी तबीयत बेहतर हो गई, और इसी वजह से उनको, उनकी कोशिश थी कि वो हिंदुस्तान से ना आए पाकिस्तान। हुँ, हाँ, हाँ। तो ये इफ़ेक्ट। हाँ, हाँ। नहीं, नहीं, वो ज़रूर इससे आपको भी, बिकॉज़ अभी क्योंकि मेरी बेटी भी जो है वो न्यूरोलॉजिस्ट है, उसी उसी ने मुझे बताया कि जो ये पिच सुर का जो ऊँचा-नीचा का एहसास जो है, उसको आपका जो टेम्पोरल लोब ये करता है, और जो रिदम है, वो आपके सेरिबेलम पीछे होता है। तो ये पिछला हिस्सा दिमाग का और सामने का हिस्सा जब तक कनेक्ट नहीं करेंगे तो आप म्यूज़िक नहीं कर सकते। अच्छा, और अगर कोई आप साज़ बजा रहे हैं और वो दोनों हाथों से बजता है, ये तबला ही है, तो आपका ये साइड और ये साइड दोनों, लेफ्ट राइट, ये भी बीच में शामिल हो जाएँगे। तो यानी मौसीकी जो है वो आपके ज़हन को बहुत यानी जिस तरह आप किसी चीज़ को इनिशियलाइज़ करते हैं, रिफ्रेश कर देते हैं। आप अपने कंप्यूटर को भी करते हैं जी। रिफ्रेश।
बिल्कुल। तो वो मौसीकी ही एक ऐसी चीज़ है जो आपके ज़हन को रिफ़्रेश करती है। लेकिन अब बिलाल तो मौसीकी और आप लोग मौसीकी की बात करते हैं, तो ये क्या हर तरह की मौसीकी ये करती है? मेरे ख़्याल में वो ही मौसीकी करती है जो जिससे जिसको सुनने के बाद आपको लुत्फ़ आए। तो वो उसी की और वो तलाश है। कोई भी जॉनरा हो सकता है वो? कोई भी जॉनर हो सकता तो फिर तो मसला ये है ना कि हमारी बेशतर जो लोग हैं हमारे माशरे में, उनको क्लासिकी मौसीकी से लुत्फ़ नहीं आता। है। नहीं आने देखिए वो बिल्कुल ना आए, क्योंकि मैं ये भी समझता हूँ कि जो कि किसी भी कम्युनिकेशन में 2 चीज़ें ज़रूरी हैं। एक तो ट्रांसमीटर और एक रिसीवर। तो आम तौर पे ये मैं देखता हूँ कि जो म्यूज़िक करने वाले हैं वो तो ट्रांसमिट कर रहे हैं। हुँ। जो सुनने वाला है वो रिसीवर है, उसकी ज़िम्मेदारी कोई नहीं है। अच्छा, ये ट्रांसमीटर को ही चाहिए कि वो उनको एंगेज करे अच्छा। और अपने मीडियम में करे। तो अच्छा, उसमें कई दफ़ा ये बड़ी बहस भी हुई है आपस में, जो हम बैठ के बात करते हैं कि एक म्यूज़िशियन का स्किलफुल होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, लेकिन उस स्किल को तैयार करने में जितनी मेहनत और जाँफशानी आपको करनी होती है, जितना वक़्त उसको देना होता है, उसके बाद कई दफ़ा मैंने ये महसूस किया है किसी परफ़ॉर्मेंस में कि जो क्योंकि म्यूज़िक में को एन्जॉय करने में तुमने बात की ना कि लोगों को लुत्फ़ नहीं आता। तो लुत्फ़ लेने में 2 ही चीज़ें हैं। एक तो वो जो फ़नकार है उसका स्किल है, और एक मौसीकी की अपना जमालियाती पहलू है, यानी द एस्थेटिक्स ऑफ म्यूज़िक। ठीक है। भई म्यूज़िक का एक अपना जमालियाती जी। पहलू है ना। अब एक सिंगर या किसी भी इंस्ट्रूमेंटलिस्ट का स्किल है, तो जब कभी आपका स्किल जो है वो उसके जमालियाती पहलू पे हावी हो जाए, तो शायद आपको मज़ा नहीं आता। सही। वाह! ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात ठीक है। है? लेकिन अगर वो स्किल जो है उसको जमालियाती पहलू को उजागर करने के लिए इस्तेमाल किया जाए, तो आप नहीं बच सकेंगे, आप शिकार हो जाएँगे। तो यही वो परफॉर्मिंग आर्ट्स का एक जादू है, जिसको हम पढ़ाने की कोशिश करते थे। तो आप तो हाँ, कि भई जो ऑडियंस है, एज़ एन एक्टर और एज़ अ सिंगर और एज़ अ इंस्ट्रूमेंटलिस्ट, इफ यू कांट एंगेज देम, तो तुम्हारे काम में कुछ गड़बड़ है। क्योंकि वो आपका स्किल देखने नहीं आए हैं, वो तो लुत्फ़ लेने आए लुत्फ़ हैं। लेने आए हैं। आपकी कोई याद क्लासिकी मौसीकी के जो पहली दफ़ा आपको लुत्फ़ मिला और आप ऐसे ही लुत्फ़ मशहूर हो गए, कौन? भई मैंने तो मैं अभी आपने रोशना बेगम साहिबा की बात की, उनको सुनते थे तो इतना लुत्फ़ आता था कि मैं आपको बता नहीं सकता। और सलामत अली खान, जो शाम 84 के, उनको काफ़ी दफ़ा ऐसे सामने बैठ के सुनने का इत्तेफ़ाक वाह! हुआ, वाह! तो बहुत लुत्फ़ आता था। आप ये सोच सकते हैं बिलाल साहब कि 2.5 घंटे, 2.5 से भी बल्कि ज़्यादा होंगे, हमने सिर्फ़ एक राग ही सुना उनसे, सलामत अली खान से। वाह! दरबारी। और 50-60 लोग होंगे वहाँ उस वक़्त, और कोई हिला नहीं अपनी जगह से, वाह! ठीक है? अच्छा, अब मैं कभी उस परफ़ॉर्मेंस को देखता हूँ, तो उसमें 3 या 2 ग़ालिबन विलंपत की मुख़्तलिफ़ बंदिशें थी दरबारी राग में। अच्छा। वो एक बंदिश उन्होंने शुरू की, वाह! वाह! उन्होंने ज़रा-सा नोट किया कि भई किसी ने पहलू बदला ऐसे, तो बंदिश चेंज कर दी, क्या बात! वाह! क्या ठीक? ये बात! सुनने वालों की नब्ज़ पे हाथ। वाह! अच्छा, फिर क्या, अब फिर वो सुनने बैठ गए कि हाँ, अच्छा ये अब कहाँ से शुरू हुआ? तो उसके बाद उन्होंने दुरत शुरू की, तो उसका अपना एक लुत्फ़ था। बिल्कुल। अच्छा, अब दुरत की भी वो जो एक मद लय होती है, मीडियम जो है, उसमें उन्होंने शुरू किया, और 5 मुख़्तलिफ़ बंदिशें हैरान। दुरत की, दरबारी राग। दरबारी का दुरत, वो भी 5, वाह!
ठीक 5 मुख्तलिफ बंदिश, अच्छा। ठीक है, फिर एक तराना भी था बीच में, वाह वाह। और फिर जो उनकी स्किल थी वो भी थी। तो कौन सा टूल किस वक्त इस्तेमाल करना, हम्म। इसकी बड़ी सेंस थी इन सब लोगों को। और वो एक चीज इसमें एक और से सब है, ये देखे ना कि जो क्लासिकी गाने वाला है उसके पास तो शायरी का हुक भी नहीं है कि आप लफ्ज से लोगों को मुतवज्जे कर लें या कुछ कह दें, वो एक ही बोल पर चलता रहेगा, जी जी। तो वो तो सारा उसका फन ही है ना। हाँ हाँ। तो ये बड़ा एक ज़रूरी अमर है कि आप जिम्मेदारी लें कि जी मेरा मीडियम, मुझे तो आता ही क्लासिकल है। तो अब बिलाल साहब हैं, ये तो बड़े जेंजी हैं या जो भी आजकल है। अल्फा। मैंने बल्कि कहा भी था, मैंने कहा यार एक फैमिली सिस्टम होता है जिसमें हर उम्र के लोग होते हैं, हम्म तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट होता है, वाह, सही। ठीक है। तो ये आगे कोई कम फिरके हैं हमारे के, आपने एक और एज वाइज फिरके भी बना दिए दुनिया के, अच्छा ये बात है। तो दफा करें यार इसको। तो मैंने तो नहीं ये समझा कि जी जो एक नौजवान बच्चा है, चाहे भले वो आपको अपना जेंजी का, वो है तो मेरा पोता, सही सही। तो तो मैं कभी भी उसको डांट सकता हूँ, और कभी भी उसकी एक ऐसी ख्वाहिश जो कि बिल्कुल पूरी नहीं करनी चाहिए वो पूरी कर सकता हूँ। उसके माँ बाप मेरे पीछे पड़ जाते हैं, भाई आप बच्चों को ख़राब कर रहे हैं, तो मैंने कहा भाई तुम ठीक कर लो। आप शुएब हाशमी साहब आपके टीचर थे और फिर उनके ज़रिए से PPTV पे आप आए, तो उस वक्त जो इब्तदाई जो काम हुआ वो बच्चों के लिए किया गया, टाल मटोल, नहीं, अक्कड़ अक्कड़ बक्कड़। बक्कड़, तो उसमें तो क्लासिकी मेरा ख्याल है नहीं कुछ। नहीं, उसमें एक मैंने बिहाग में बनाई थी तर्ज, अच्छा। और बल्कि वो फैसा भी वो बैठे हुए थे उस दिन शाम को उनके घर, क्योंकि शुएब साहब के ससुर थे जी। फैज साहब, तो वो था झूम रे हाथी झूम मेरे मखना हाथी झूम झूम रे, तो मुझे फैसा कहता भाई इट्स टू गुड फॉर चिल्ड्रन। तो सही। तो वो मिसेस एलिस फैज भी वहाँ थी, हाँ। तो उन्होंने कहा फैज व्हाट यू सेइंग, नथिंग इज टू गुड फॉर चिल्ड्रन, बिल्कुल सही है, इसको करें आप बच्चों के लिए, तो अच्छा क्यों नहीं, मतलब हम वो ये नहीं है। अच्छा। हाँ भाई देखो, हमारे मुल्क में आम बच्चा जो है वो ट्राइलिंगुअल है, सही है। यानी अगर आप बलूचिस्तान में हैं बिल्कुल। तो आप बलूची बोलते हैं, ठीक है, उर्दू भी बोल लेते हैं, ठीक है, अंग्रेजी भी आपने सीख ली, कुरान तो पढ़ लेते, ये चौथी ज़बान है, इससे कोई हर्ज नहीं है, मतलब इसमें कोई वो नहीं है। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल अमीर खुसरो है कि वो आधा मिसरा फारसी में है, आधा मिसरा ब्रज भाषा में, खड़ी बोली जिसको आप वो कहें कि ज़हाल मिसकी मकुन तगाफुल दोराए नैना बनाए बत्तियाँ, तो मतलब ये तो इसमें कोई हरज नहीं है, ये लुत्फ़ है, ये एक कम्युनिकेशन का मज़ा है। इसमें गोपीचंद नारंग ने बहुत अच्छी बात की, उन्होंने कहा कि ये उस वक्त ये नहीं था कि लोगों को फ़ारसी नहीं आती थी या अमीर खुसरो को इतनी फ़ारसी नहीं आती थी, तो उनको इस ज़बान से यानी वो लफ्ज लेने पड़े कहता है ऐसी बात नहीं थी, बस वो महफिल में बैठते थे, ऐसी चीज़ें, ही वॉज अ वेरी पॉपुलर पर्सन। और मज़े की बात है जो उनको खिताब भी मिला तूतिए हिंद का, यानी हिंदुस्तान की आवाज़, वो किसी बादशाह ने थोड़ी दिया था, लोगों ने कहा था। तो उन इस चीज़ पे भी आप गौर करें कभी कि वो लोग जो अमीर खुसरो को पसंद करते थे वो कैसे लोग थे, वो अच्छे थे बुरे थे, क्या सोचते थे, क्यों उनको लुत्फ़ आता था, तो आपको फ़ौरन ये अंदाज़ा होगा कि वी वर ऑलवेज अ प्लूरलिस्टिक सोल। अच्छा, हम क्या ये कह सकते हैं साहब कि वो जो क्लासिकी मौसीकी या जो संगीत था पूरा, खुसरो की ज़माने में भी एक ट्रांजिशन ये हुई कि वो लोगों तक आ गया, वो क्योंकि वो खानकाहों तक आया, तो वहाँ तो आम लोग भी आते हाँ थे। नहीं, लेकिन इसमें भी कोई इतनी जल्दी नहीं आया अच्छा। कि मतलब खुसरो को कहा जाता है कि वो मूजिद हैं ख्याल गायकी के, तो ख्याल गायकी से पहले दुर्पद का गाना होता था जिसमें लफ्ज़ लिए जाते थे और कुछ ऐसे नूम का एक लफ्ज़ है, नूम, तुम। नूम तुम, ऐसे गाया जाता,
तो वो जो मौसीकी के बहलावे थे या जो म्यूजिकल फ्रेजेस थे उस पे लफ्ज बिठाए गए, तो वही ख्याल गायकी थी। अच्छा, जिससे खुसरो का यह ख्याल था कि ये इससे इब्लाग बेहतर होगा, यानी कम्युनिकेट बेहतर होगा, वो फील जो है, क्योंकि आप देखें पुरानी बंदिशें उसमें बिजली के चमकने की और कोयलिया के कूकने की जो है बंदिशों में वो एम्बेडेड है एक, सही बोला। जो पुरानी बंदिशें हैं। अच्छा, वो बड़ा एहतियात भी किया जाता है कि ये पुरानी बंदिशें सम जो है वादी सुर पे रखा जाए, ये भी एक बड़ा था। अच्छा, तो लेकिन ये सब कुछ होने के बावजूद तानसेन जो 400 साल बाद आए खुसरो के, वो गाते द्रुपदी थे, यानी इट टुक सम टाइम, सेंचुरीज फॉर इट टू चिजल द वे इट हैज चिजल्ड नाउ। लेकिन अभी भी हैं जो द्रुपद गाने वाले, डागर ब्रदर्स जो है मशहूर है। लेकिन ये ज़रूर है कि जब कभी उनको सुनते हैं तो उसमें आपको जो ख्याल गायकी के बहलावे और रंग भी नज़र आता है, तान भी नज़र आती है उस तरह। तो लेकिन ये वो इर्तिका का एक, मैं समझता हूँ, अमल है। अच्छा, क्लासिकी के हवाले से एक और भी कि आपने नैयरा नूर के साथ बहुत काम किया, और लेकिन वो उन्होंने बाज़ाब्ता किसी से सीखा नहीं था। ये अलग बात है कि वो बेगम अख्तर और कमला झरिया और इस तरह के गुलकारों को बहुत शौक़ से सुनती थी। तो जब क्लासिकी धुन आप बनाते थे या उसमें कोई क्लासिकी पहलू, कोई बहलावा जो जैसे आप कह रहे हैं, तो वो नैयरा उसको गा लेती थीं या कि उनके लिए जी, आप नहीं, आसान धुन नहीं, रखते नहीं, थे? नहीं, नैयरा के लिए तो कभी भी आसानी नहीं पैदा की। बहुत सिंगर्स के लिए मैंने की, अच्छा, लेकिन नैयरा को नहीं कभी। दोस्तों को और कोई रियायत नहीं। हाँ, रियायत नहीं। अच्छा। और हम थे भी उस वक्त शायद बेवकूफ़ से थे, और बहुत क़ुर्बत भी थी, तो नैयरा को नहीं बताना पड़ा, क्योंकि देखिए वो सिर्फ सुनती नहीं थी ना। अगर वो सुनती तो फिर वो कैसे ऐसा गाती। वो उनके बनी उनको ग्रामोफोन एक ले दिया था, और वो जो ग्रामोफोन सुनती थी, और जब वो बजता था तो उसके साथ गाती थी। तो कमला झरिया के तो ख़ास तौर पे जितनी तेज़ और ख़ूबसूरत तान उनकी थी, अगर आपने वो सारे सुर कह लिए तो रियाज ही था ना, और क्लासिकल रियाज। वाह वाह। बेगम अख्तर को आप गा रहे हैं तो, और बिल्कुल वैसे गा रहे हैं जैसे उसने गाया, और अगर आपने वो 2-4 घंटे लगाए हैं उसमें, तो आपका तो रियाज तो हो वाह! गया। तो आप कोई गाने का कोई हिस्सा बताएँगे जो मुश्किल है और वो नैयरा ने बहुत बखूबी उसको भाई निभा दिया? मेरे ख्याल में एक जो मुझे बहुत ही पसंद है उनका गाया हुआ गाना, वो है तुम्हें, फैज़ साहब की ही गज़ल है, तुम्हें पुकारा है बेइरादा, जो जो दिल दिल दुखा दुखा है बहुत ज़्यादा, और वो जो हमारा चैनल है मौसीकी, जी, 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 उसके ऊपर ये है, जी, तो आप वो सुन सकते हैं। हाँ, बल्कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ये मैं क्या कर रहा हूँ आजकल, जी जी बिल्कुल। मैं ये कर रहा हूँ कि आई फील कि आप ये ट्रेडिशन देख लें रूमी से और बाद से भी, कि और अपनी भी देख लें, कि आपको आम तौर पे जब आप गाने, फिल्मी गाने भी हों, तो उनके लफ्ज़ नहीं भूलते। हम्म, वो इसलिए कि वो धुनों में बन चुके बिठाए हुए गए। हैं। हाँ बिल्कुल तो आपको धुन जो है वो लफ्ज़ों को भूलने नहीं देती। सही, बिल्कुल वो जो वो कोई किसी ना किसी हाँ, तरीके से आपको एक रिकॉल हो जाता है, फिर बिल्कुल। आपको पूरा मिसरा भी याद याद हो जाता है। तो जब ये नैपा मैंने छोड़ा 2021 में, तो उसके बाद बस ये ज़हन में पागलपन सवार हो गया कि आई मस्ट म्यूज़िकलाइज़ उर्दू लिटरेचर। वाह वाह। तो अभी तक 50 चीज़ें तो मैं कर चुका हूँ, मौसीकी 2 के साल। नाम से चैनल जी, आप जी। थोड़ा-सा मैं वज़ाहत भी कर दूँ, MOUSICI हाँ, हाँ। ये स्पेलिंग है मौसीकी, और ये यूट्यूब पे आप देखेंगे तो एक चैनल आपको मिल जाएगा। तो ये अरशद महमूद साहब की ज़ेर निगरानी ये चैनल जो है वो
है, और हर महीने मेरे ख्याल है कम 2 हाँ, 2 2 चीज़ें, उनमें से कभी कोई पुरानी भी होती है जो उसको नया करके पेश करते हैं, और कभी जो है उसमें कोई बिल्कुल नई चीज़। अभी जो सबसे आखिर में जो आई है वो वही खुसरो की, जो अभी ज़िहाल मस्की जो बता रहे थे अरशद साहब, वो पेश की गई है, जो उस्ताद नफ़ीस खान साहब ने गाई है। और इसके अलावा और भी बहुत जैसे मैं अपनी 2-4 पसंदीदा चीज़ें उसमें से बताऊँ जो मुझे बहुत अच्छी लगी। एक तो फैज़ साहब की थी, सब कुछ क्या है, सब कुछ निसारे राहे वफ़ा हाँ, कर कर्ज़े चुके निगाहे हैं यार, हम, हाँ। अब वो कर्ज़े निगाहे यार अदा कर चुके हैं हाँ, हम, सब कुछ निसारे राहे वफ़ा हुँ। कर चुके हैं। अब देखिए कि हाँ, वो जिस लड़के ने गाई है, जी, वो उसामा है। जी, अच्छा, उसामा नैपा में पढ़ा है। वाह! क्योंकि मेरा जॉय ये भी है, क्योंकि मैं बहुत गाहक हूँ भई तुम लोगों का। तुम चाहे मुझे अच्छा ना समझो, लेकिन मुझे उम्मीद तो तुम लोगों से ही है। और क्यों मैं इस पॉडकास्ट में राज़ी हुआ था, बिकॉज़ तुम ही वो एक रेयर कमोडिटी हो कि जिसने मुझे कहा कि जी आप रोशन आरा बेगम के बारे में बात करें। बिल्कुल। कौन है ऐसा जो जो ये कहे? तो मैं तो बड़े शौक से ही आया हूँ। तो बावजूद इससे कि तुम मुझे चिढ़ाते बहुत हो और बहुत दुःख देते हो, लेकिन कोई बात नहीं, वो तुम देते रहो। हाँ, अब अच्छा, मैं इसमें एक अच्छा साहब ये बात कर रहे थे नैयरा की, एक चीज़ जो कि आपका जो क्लासिकी मौसीकी को ना सिर्फ करीब से सुनने के बल्कि आपका एक रिकॉर्ड करने का एक बहुत बड़ा तजुर्बा है, ईएमआई के साथ जो आपने काम किया, वो तजुर्बा आपका कैसा रहा? और वही उस देखे ना, वो ही तो है असल में मेरा सरमाया, कि मैं अपने आप को खुशकिस्मत तरीन आदमी समझता हूँ कि मैं जब ईएमआई में मुझे मुलाज़मत मिली, तो मेरी पहली असाइनमेंट तो यही थी कि ख्वाजा खुर्शीद अनवर को वो हर यानी कंपनी की तरफ से वो तमाम सहूलतें मैसर करूं कि वो अच्छे तरीके से रिकॉर्ड कर सकें। रिकॉर्ड कर सकें। और फिर जितनी रिकॉर्डिंग्स हुई तकरीबन 80% या 90% रिकॉर्डिंग में तो मैं वहीं स्टूडियो में ही मौजूद था। और वो जो बहस होती थी कि यानी रोशनारा बेगम गा रही हैं कुछ, तो उस राग का वादी सुर है, तो वो कि जी इस पे यहाँ सम हो, इस पे लेकिन बोल यहाँ ना छोड़ें, मध्यम कह के फिर छोड़ें, तो वो ज़्यादा ये राग ज़्यादा बेहतर तरीके से वाज़े होगा। मतलब ये सब यानी डिस्कशंस जो हैं मेरे सामने, वो हैं। और मैं ये समझता हूँ कि अगर उसका 10% भी मैंने रिटेन किया, हुँ। वो जो मेरे सामने हुआ है, तो बिलाल को तो मैं ऐसे फ़ारिग कर सकता हूँ। अच्छा, और अगर वो 20-25% रिटेन किया है, तो मैं अच्छी धुनें भी बना सकता हूँ। अच्छा, मैं चाहूँगा थोड़ा-सा आप उस प्रोजेक्ट का, क्योंकि बहुत से नए सुनने वाले हाँ, नौजवान, थोड़ा जी। बताएँ कि वो हाँ। प्रोजेक्ट क्या था? थोड़ा-सा मैं भी वो दे दूँ कि पिछले जो हमने ख्वाजा हाँ, खुर्शीद बिल्कुल। अनवर पे पॉडकास्ट जो की थी शरीफ आवान के साथ, वो भी हम ओटीएस एडसेंस से मौजूद है, तो उस पे भी इस पे बात हुई थी। ख्वाजा खुर्शीद अनवर ने 74-75 का 75-76 75-76 में पाकिस्तान के में मौजूद तमाम जो घराने थे, उनके जो नुमायाँ फ़नकार थे, उनको लेकर 90 के करीब राग उन्होंने मुंतखब किए, और 10 कैसेटों पे एक सीरीज़। नहीं, नहीं 30 थे एक्चुअली, 10 नहीं थे। अच्छा, अब ये भी आपको ये भी मेरे ख़्याल में अब अच्छा ही है कि तुमने ये सवाल पूछा, क्योंकि ये कहीं और वो हुआ नहीं। ख़ालिद साहब जो हैं वो तवक्कुल हुसैन ख़ान साहब के शागिर्द थे। तो उनका ख़्याल था कि जो गाना है वो विलंपत का ही है, ये दुरत की बंदिश कोई चीज़ नहीं। और जो स्टाइल है, जो एक महारत है, जो स्किल है, वो कम लय में जब लोग गाते हैं तो उससे ही पता चलता है। तो उन्होंने यानी सिलसिला ये था कि जी घरानों की गायकी उसका था उन्वान उस सीरीज़ का। जी, तो उसमें ज़ाहिर है कि जिस सिंगर ने भी गाया वो उसने पहले विलंपत में शुरू किया जो तरीक़ा था, जी। और उसके बाद में दुरत। हुँ। तो जब दुरत आती थी तो ख़ालिद साहब कहते बस यहाँ काट दो, अच्छा। ठीक है, ये इतना फिर ये 20 से भी ज़्यादा हो जाएगा। हुँ, हुँ, हुँ। तो बहुत हमारे दिल पे छुरियाँ चलती थी। तो ख़ालिद साहब ने 20 एलपीज़ तैयार किए घरानों की गायकी पे, जिसमें सिर्फ़ विलंपत ही थी, ठीक? उसको घरानों की गायकी कहा गया। फिर हम पीछे पड़े कि सर ये ना फेंकें, इसका भी कोई इस्तेमाल होना चाहिए। मतलब ये दुरत की बंदिशें हैं, बड़ी अच्छी गाई हुई हैं और बड़ी मज़े-मज़े की हैं उसमें। तो वो ख़ैर बड़ी मुश्किल से कन्विंस हुए। वो कहते हैं अच्छा फिर एक काम करो, वो ये करो कि हम 2 चैप्टर बना लेते हैं। जो ओवरॉल प्रोजेक्ट है,
उसको उसका नाम तो दो आहंगे खुसरवी, उसमें 2 चैप्टर होंगे। एक तो है ये घरानों की गायकी चैप्टर, एक है रागमाला। जी। अच्छा, रागमाला के 10 कैसेट बने और उसमें 99 मुख्तलिफ राग हैं जो हमारे मुल्क के उस वक्त के बड़े उस्तादों ने वो गाई हुई हैं। अच्छा, फिर वो एक सॉर्ट ऑफ कंपेंडियम भी बन गया या एक रेफरेंस का इसकी रिसोर्स बन गई कि घरानों, जो कि इस तरह हमने नापा में उसको अपने सिलेबस में शामिल किया हुआ था वाह। कि उसमें भाई साहब कुछ डिस्क्राइब करते हैं कि जी ये फलाने ठाट का राग है, इसके ये वादी सुर है, इसका ये संवादी है, और फिर वो जैसे उन्होंने बताया होता था उसकी एक गाई हुई मिसाल वो साथ। तो इस तरह वो 10 एलपीज बने। वो रागमाला तो के 10 थे और 10 घरानों की 20 20 घरानों की गायकी के। तो इन ऑल 30 थे सही है। यानी, और उस टोटल प्रोजेक्ट को आहंगे खुसरवी कहते थे और उसके 2 हिस्से थे, एक घरानों की गायकी, एक राग। तो ये एक साथ जारी हुए थे या एक साथ। अच्छा, मेरा ये तासुर था कि पहले रागमाला आई है फिर घरानों की गायकी। नहीं, वो अच्छा। खाई साहब मुझे गोली मार देते। वो कह रहे थे कि ये रागमाला तो करो ही नहीं, अच्छा। तो और वो तो कह रहे भाई ये है करने वाला काम। और आपने ये भी बताया था कि वो जो उन्होंने जो डिस्क्रिप्शन राग की जो वो देते हैं उसके लिए पहले कुछ और लोगों से रब्ता किया गया और उनसे पढ़वाई गई और वो फिर बात नहीं हाँ, बनी, तो वो फिर हाँ, तो उसके वो बारे में कुछ हमने यही कहा भाई साहब से, जो हमारे एक्चुअली इंजीनियर थे, उनकी बहुत, क्योंकि वो हर रिकॉर्डिंग में वो तो होते ही थे, हम हो ना हो, तो उनकी बड़ी दोस्ती हो गई थी खाई साहब के साथ। तो उन्होंने कहा को सर आप ऐसे ना ढूंढे लोग, मतलब ये जो आप टेक्निकल चीज़ें ये किसी को पता ही नहीं, हम्म, ये तो आप ही बोलेंगे खुद तो पता चलेगा। आप लोगों को नहीं पता कि पकड़ या ये सुर इसमें लगता है नहीं लगता, इसको कैसे गाना है, इसकी चाल वकर है, मतलब आप जानते हैं सब चीज़ें, तो आप पढ़ेंगे तो ये, क्योंकि वो डिस्क्रिप्शन सारी खाई साहब ने ही लिखी थी। सही दुर्बल है और हाँ, तो उस वक्त वैसे वो आप तो यू आर यंग एट दैट टाइम, वो उनका पैशन क्या था उस वक्त जब वो चीज़ें ये करवाते थे? ख्वाजा साहब किस तरीके से मतलब चीज़ों को देखिए मैं बताऊँ, ये एक्चुअली प्रोजेक्ट क्योंकि फैज़ साहब की और ख्वाजा खुर्शीद अनवर की बहुत दोस्ती थी, तो उस ज़माने में फैज़ साहब जो हैं वो एडवाइज़र थे ऑन कल्चर प्राइम मिनिस्टर के, तो ज़ाहिर है फैज़ साहब को जानते ही थे। तो इन दोनों बड़े लोगों का ये ख्याल था कि जो सकाफ़त है आपकी, उसके 2 ही पहलू हैं। एक तो वो है जो पहले हो चुका है, उसकी प्रिज़र्वेशन भी हमारी ज़िम्मेदारी है, और जो इस वक्त हो रहा है उसकी डेवलपमेंट भी हमारी ज़िम्मेदारी है। तो उन्होंने कहा कि क्योंकि हम ये डेवलपमेंट और प्रिज़र्वेशन दोनों ही इस एक काम में से होंगे कि लोग इसमें से सुनेंगे चीज़ें, फिर वो तैयार करेंगे राग, उनको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, एक तो रिसोर्स आपकी बन जाएगी, और दूसरा ये कि कैसे गाया जाता था इसकी मिसाल भी आपको मिल जाएगी। तो लिहाजा ये शुरू हुआ था, लेकिन इसमें क्योंकि जो हमारे उस वक्त मैनेजिंग डायरेक्टर थे मंसूर बुखारी साहब, वो पतरस बुखारी के बेटे थे बड़े, तो फैज़ साहब उस हवाले से भी उनको जानते थे। अब फैज़ साहब ने जब मंसूर साहब से कहा तो उन्होंने कहा जी हम करेंगे, हालांकि हम कमर्शियल कंपनी थे, हम तो कहते भी क्योंकि इस अच्छा, अब मज़ीद बात है कि इसका एक भी सेट नहीं मेरे ख्याल में बिका, ये तकसीम ही हुए थे। नो, घाटे का सौदा हुआ। हाँ, लेकिन फिर भी एक अजीब एटमॉस्फेयर था पूरी कंपनी में कि ये हम कुछ काम कर रहे हैं, कोई बड़ी खिदमत अंजाम दी जा रही। चाहे वो रिकॉर्डिस्ट हो, चाहे वो पीएन हो, चाहे वो टी बॉय हो, वो सब, मुझे कभी कभी मैं ये वाला जज्बा मिस भी करता हूँ कि यार ये बड़े क्या खूबसूरत लोग थे, मतलब जो पीएन है वो भी एक्साइटेड है अबाउट इट। अच्छा, इसमें अच्छा मेरा इसलिए तासुर था कि दोनों थोड़े से वक्फे के साथ प्रोड्यूस हुई होंगी, क्योंकि रागमाला में बदरुज़्ज़मा क़मरुज़्ज़मा की आवाज़ें शामिल हैं, लेकिन घरानों की गायकी में उनकी आवाज़ नहीं है। इसी तरह तालवंडी घराना घरानों की गायकी में शामिल किया गया है और रागमाला में तालवंडी घराने इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। ये जैसे आप क्योंकि एक अखबार के लिए काम करते हैं, तो जो आपका एडिटर है
जी। वो आपकी खबर लगा भी सकता है और निकाल भी सकता है। तो इसमें एडिटोरियल राइट्स जो थे सारे, वो ख्वाजा साहब। वो खालिद साहब के पास थे। ये नहीं कि उन्होंने वो विलम्पत का ख्याल नहीं गाया होगा। खालिद साहब ने ये फील किया होगा कि नहीं, इट्स नॉट अप टू द मार्क, या कोई भी वजह हो, कोई सही। वजह हो, ये उनका डिसीजन था। और कोई दुरत की चीज़ ऐसे हो कि मतलब मुझे पता है कि एक ऐसी भी रिकॉर्डिंग थी कि ये रागमाला में ही, और जो कि 5-6-7 मिनट की थी, और खाई साहब बैठ के खुद एडिट कराया कि यार ये बहलावा नहीं इसमें राग में सही, तो ये काटो इसको। तो वो 6-7 मिनट का 3 मिनट रह गया, तो उस सिर्फ जमा इस चक्कर में कि लोगों तक गलत इन्फॉर्मेशन ना जाए। तो उस ज़माने में तो टेक्नोलॉजी भी इतनी तरक्की नहीं तो की थी। कैंची से, भाई टेप पे रिकॉर्ड हुआ था, कैंची से कटता था भाई। तो वो फिर कट के जब जोड़ेंगे तो वो कंटिन्यूटी भी होनी चाहिए। यही तो एडिटर जो है उसका महारत ये थी कि अच्छा। आपको ना पता चल सके। ये तो कमाल है। हाँ नहीं सही है ये। वाह, अच्छा। वो मैं आप वो उसको थोड़ा सा वो सोच रहा हाँ, था कि हाँ। कितना, मतलब आपने जो भी बात की कि वो जो आपने वहाँ रिटेन किया होगा कि इतने बड़े बड़े गाने वाले बैठे हुए हैं और खालिद साहब के साथ उनकी डिस्कशन हो रही है, और वो क्या सा मंजर होता होगा कि भाई ये ऐसे नहीं करें, ऐसे, वो हम्म। कितनी दिलचस्प। मसलन आप देखें कि बहुत यानी जब ये बन गया तो उन्होंने कहा भाई सबको मैंने वादा किया है, तो ये जितने भी हमारे सिंगर्स हैं इनके लिए मंगवाएं, सेट मंगवा लें और फ़ोन करें सबको कि वो आके यहाँ आपके ऑफिस से ले जाए। तो मैंने कहा जी अच्छा, हमने फ़ोन करने शुरू किए, सबको कहा कि भाई अपने सेट ले जाए, कमरुज़्ज़मान बदरुज़्ज़मान को भी कहा, सबको कहा। हम्म। तो मैं अब लगा रोशनारा बेगम को फ़ोन, तो खाइसा ने कहा नहीं उनसे मेरी बात कराओ। तो रोशना बेगम को फ़ोन किया, वो लाला मूसा में थी, तो उन्होंने कहा कि हम अगर इस इतवार को आपके पास आएँ तो आपको कोई इतराज़ तो नहीं? तो मैंने कहा, तो उन्होंने कहा कि नहीं बिल्कुल खाई साहब आप तशरीफ़ लाएँ। तो वो रख दिए। अब कहते हैं भाई उनके हम दे के आएँगे, उनको यहाँ मत बुलाना। तो मतलब ये एक नशिस्त व बर्खास्त का जो वो था। दर्जा जो था वो भी हिफ्ज़ मरातिब जिसे हाँ, कहते हिफ्ज़ हैं। अच्छा, इसमें कुछ ऐसे नाम भी हैं शामिल जिनके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अब मुयस्सर नहीं है। उस्ताद क़ुदरतुल्लाह खान ने भैरवी गाई है, हुँ, और उनकी अगर यूट्यूब पे आप टाइप करें तो कुछ वही रागमाला ही की चीज़ें उनकी रागमाला की एक बंदिश मिलती हैं, आती इसके है। अलावा कोई मुश्किल से एक आध कोई और चीज़ मिल जाए। इसी तरह आगरा घराना उस्ताद असद अली खान, अब ये बड़ी अहमद जावेद साहब बता रहे थे कि ये मलीर में या शाह फैसल कॉलोनी में रहते थे। तो ये इनके बाद आगरा घराना चला या सिलसिला ख़त्म हो गया, जैसे रोशन आरा के बाद किराना ख़त्म हो गया पाकिस्तान से। तो इनकी कोई ये लोग या उस्ताद रमज़ान ख़ान, इनके बारे में भी ज़्यादा नहीं पता है। ग़ालिबन इन्होंने गौड़ सारंग ग़ालिबन नहीं गौर साहब रा तो मुराद बंदू खान ने अच्छा, गाया था। हिंडोल गाया होगा, हिंड हिंडोल गाया। तो उनके बारे में भी कुछ ज़्यादा तो इनकी कोई यादें या कुछ, अगर आप वो शख्सियात जो अब कदरे गुमनाम हो देखिए, चुकी हैं। एक तो चीज़ ये है कि कुतुबुल्लाह खान साहब बहुत बीमार थे जब ये रिकॉर्डिंग हुई। अच्छा। पहले वो ज़ईफ़ भी हो गए थे, और वो रिकॉर्डिंग रखी इसलिए है कि वो भैरवी की इतनी मुस्तनद बंदिश है, मतलब कि वो जिसको कहें कि 3 स्टार या 5 स्टार बंदिश है भैरवी की, जो कुतुबुल्लाह साहब को याद थी और किसी को नहीं याद थी, क्योंकि खाई साहब ये करते थे कि सबसे सुनते थे कि जब तुम्हें कितने राग आते हैं, तो क्या क्या तुम्हें याद है सुनाएं। फिर उन्होंने ये भी कास्टिंग की कि ये राग फलां गाएगा, ये राग फलां गाएगा, यानी ऑडिशन हुआ था एक तरह से। अच्छा, तो वो लोग तैयार हो गए, क्योंकि असातिज़ा में तो इतनी रकाबत होती है कि नहीं वो खाई साहब की बात सुनते थे, तो वो जो फिर खाई साहब ने कहा कि भाई ये तैयार कर लो और फलां दिन आपकी रिकॉर्डिंग है, फिर उन्होंने उसको बहुत अच्छी तरह से याद करके उसको तैयार किया और फिर हमने रिकॉर्ड किया। तो सबसे मज़े की बात यह है कि मैंने ऐसे ही पूछा रोशना बेगम साहब से कि मैंने कहा आपने खाई साहब को बताया 12-13 राग आपको आते हैं, आपको ज़्यादा आते हो? कहती नाम पता होंगे लेकिन गाना तो नहीं। मैं ही इतने कम क्यों आपने किए?
कहते भी देखो अब्दुल करीम खान साहब हमारे गांव आते थे साल में एक दफ़ा और एक महीना रहते थे, हमें एक राग बताते थे और उस साल हम वही राग गाते थे। और कई दफ़ा ऐसे भी हुआ कि हमने तैयार किया, उन्होंने आके सुना, उन्होंने कहा नहीं इस साल तुम यही गाओ, तो हम कितने सीख लेते। तो भाई ये एक और अच्छा, अब मेरे ख्याल है रोशन आरा बेगम पे हाँ, बिल्कुल, आपने आप बात गुरेज हो ही गया है। तो मलका मौसीकी उनको कहा जाता है, लेकिन अभी आप कह रहे हैं कि वो जो राग गाती थी उनकी तादाद ज़्यादा नहीं थी, तो एक तो ये एक देखा जाए तो ये एक लिमिटिंग फैक्टर नहीं, बिल्कुल लिमिटिंग अच्छा, नहीं है, अच्छा क्योंकि जो राग उन्होंने गाए में या आप रागमाला में भी सुन लें, जी तो रिकॉर्डिंग आपके पास जी मौजूद जी है कि वो जब कुछ चीज़ शुरू करती थी तो कोई कोना उस राग का पीछे बचता नहीं था भाई। मतलब उसके जितने भी पहलू थे उस राग के, वो ऐसे हैं कि भाई सारी दुनिया कहती थी, मतलब हम थोड़ी कह रहे हैं, अच्छा, ऐसे थोड़ी मलका मौसीकी आपको कह दिया। यानी हिंदुस्तान क्या, मतलब बहुत लोग उनके इस चीज पे थे कि अच्छा हाँ, हिंदुस्तान में माना जाता है उन्हें। अरे अच्छा, ऐसा वैसा क्योंकि मतलब अभी हम वेबसाइट्स देखें ना किराना घराने की, तो उसमें उनका नाम होता नहीं है, तो ये नहीं कि पाकिस्तान की वजह से देखें जिन लोगों ने ये काम किया है वो इससे वाकिफ नहीं है। मैं तो एक बहुत ही मुझे बड़ा लुत्फ आता उसमें कि एक इनविटेशन आया था रोशना बेगम को कि वो हिंदुस्तान का दौरा करें, और वो सारा स्पॉन्सरशिप जो है वो हमारी कंपनी ही कर रही थी, EMI जो इंडियन कंपनी है। अच्छा, तो वो सिर्फ किसी और वजूहात की बिना पर वो ना हो सका, और उन्होंने शर्त भी ये लगाई थी कि ये अरशद महमूद मेरा ख्याल रखेगा, और वो ये साथ जाएगा तो मैं जाऊँगा। तो अब भाई साहब इस सोच में भी थे कि यार ये 1 महीने का टूर है, ये कंपनी का क्या होगा, फिर यहाँ भी तो ये काम करता है। तो ये हो रहा था, लेकिन फिर वो खैर किसी वजूहात की बिना पे ना हो सका। लेकिन पीपल वर वेरी एक्साइटेड इन इंडिया। इन इंडिया। मतलब परवीन सुल्ताना के बारे में हमें बताया विजय किशोर दुबे साहब ने कि वो बड़ी वो कहती है कि मैं मेरे घर ठहरे। अच्छा अच्छा, मतलब लोग बेचैन थे उनको सुनने के लिए। कोई राग, कोई याद जो अब आपने राग उनसे सुने दूर बैठकर, कौन कौन से कुछ? भाई आनंदी एक तो बहुत ऐसा वो गाती हैं कि कमाल ही है, वो इसमें भी है रागमाला में भी। कौन सा? आनंदी। आनंदी, सही सही। और शंकरा बहुत ही एक वैसा राग है। तो यानी ये तुम मत समझोगे कम है, अच्छा, मतलब कि एक उनमें खूबी थी कि वो ऐसा बहलावा कहती थी कि आपका दिल। और आमतौर पे जब भी क्लासिकी मौसीकी की होती थी ये महफिलें, तो सब क्लासिकल सिंगर्स कहते थे आप बाद में रखें इनका गाना, अच्छा, कि इख्तिताम इन पे हो। हाँ, मतलब कि हम फिर सब अपने काम से फारिग हो, इनको सुनना है हमने। अच्छा अर्शद साहब, आपकी आज मौजूदगी मेरा एक बहुत अरसे से मेरे जहन में एक सवाल है, मैं बिलाल से भी इस पर डिस्कस करते रहते हैं। हम आज जो रिकॉर्डिंग सुनते हैं जो आप लोगों ने EMI से की, आज हमें पुरानी जो रिकॉर्डिंग्स हैं जो आर्काइव्स की हैं, तो उसकी आवाज़ ज़्यादा है, उसमें उसकी क्वालिटी का वो डिफरेंस है। मेरा एक पता नहीं क्यों एक थ्योरी है कि आपने तो लोगों बहुत से लोगों को बरह रास्त सुना कि आज जितना साउंड की जो रिकॉर्डिंग है वो जितनी जदीद हो गई है, ये क्या आवाज़ें हम तक पूरी पहुंची हैं आपके ख्याल में? यानी रोशन आरा बेगम को जब आपने सुना और अब आप जब सुनते हैं जो लाइव सुना था, तो वो कितना फ़र्क है? मेरा ख़्याल ये है कि मुझे लगता है शायद हम उनकी अज़मत तो है, लेकिन अगर उनकी आज बहुत ज़्यादा बेहतर क्वालिटी में वो आवाज़ें रिकॉर्ड होती, तो शायद वो और वाज़ेह होकर हमारे सामने आती। हाँ, लेकिन फिर भी जो उस ज़माने में जो रिकॉर्डिंग के सिस्टम थे, जब ये रागमाला रिकॉर्ड हुआ, तो आप उसको आज भी सुनते हैं तो वो आपको बिल्कुल ये एहसास नहीं होता कि यार ये तो पुरानी है। हाँ, कुछ पुरानी रेडियो की रिकॉर्डिंग्स हैं, पुराने रिकॉर्ड्स हैं, ये कमला झरिया वाला। लेकिन जब ये काम हुआ था तो यानी ख़ास तौर पे जब से मैग्नेटिक टेप आई, सही। तो जो फिडिलिटी है
फ्रॉम इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू वो इतनी बढ़ गई थी कि वो इस तरह का इक्विपमेंट आ गया था, वही जो मैं तुम्हें बताया था कि 50 हर्ट्ज से लेके 15,000 हर्ट्ज तक के आवाज़ दरमियान का यानी ट्रूली वो रिकॉर्ड हो जाता था। सही। अच्छा, वो क्योंकि हमारी ह्यूमन वॉइस और जितने साज हमने डिवाइस किए हैं वो सब उसी रेंज के अंदर होते हैं, तो उनकी अच्छी भली सही। वो हो जाती थी। और बड़े माहिर लोग थे भाई, मतलब वहाँ 2 ट्रैक रिकॉर्डिंग होती थी, मल्टी ट्रैक भी नहीं होती थी। एक दफ़ा ही ऑर्केस्ट्रा बैठता था, तो सारा सही बजाना होता था। उसी वक़्त बजाना जो बजा हम्म। यानी बाद में को मिक्सिंग और वो उसको नहीं हो सकती, हाँ। हाँ, जो अब पॉसिबल है। लेकिन अभी इस तरह के टूल्स आ गए हैं कि आप पुरानी रिकॉर्डिंग को वो करें, डिफाइन कर सकते हैं उसको। नहीं, उसमें जो साज है वो आप अलग-अलग स्टेम्स बन सकते हैं। ये बिल्कुल लेटेस्ट है, मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, और वो ये भी है कि मैं बूढ़ा आदमी हूँ, लेकिन काफ़ी नौजवान लोग बड़े हैरान भी होते हैं कि हाउ एम आई डिजिटली सो वेल इन्फॉर्म्ड। मैंने कहा मेरी फील्ड है, मतलब क्या करूँ, इसके बगैर गुजारा नहीं है। अ, रोशन आरा के हवाले से एक और उस्ताद शौकत हुसैन खान का एक इंटरव्यू है जिसमें वो कह रहे हैं कि भाई संगत में ये देखना पड़ता है कि आप किसके साथ बजा रहे हैं। तो रोशन आरा को नहीं पसंद था कि तबले वाला ज़्यादा उस्तादी दिखाए, तो वो चाहती थी कि सीधा सीधा ठेका चलता रहे। तो ये शायद ये किराना की गायकी की वजह हो सकती है, क्योंकि उनके यहाँ लयकारी की इतनी अहमियत नहीं है। तो ये जो लोग तबला और सलामत अली ख़ान या फ़तेह अली ख़ान पटियाला घराने की गायकी पसंद करते हैं, तो वो लोग बोर नहीं होते थे, ऐसा कुछ? नहीं, कि बिल्कुल नहीं अच्छा। होते थे। देखिए मैं बताऊँ, बात क्या है कि जो ओवरऑल इफ़ेक्ट है वो बेटर करता है। ठीक। अगर किसी तबले वाले की प्लेइंग में से सिंगर डिस्टर्ब हो रहा है, तो वो हमारी रिवायत के हिसाब से गलत है। यानी तबला वाला संगत कर रहा है, वो लीड तो वही कर रहा है। मतलब अगर एक लेफ्टिनेंट कर्नल को एक नायब सूबेदार ऑर्डर देने लगेगा, तो वो अच्छी नज़र से नहीं देखा जाएगा, हो सकता है उसका कोर्ट मार्शल हो जाए। तो लिहाजा इन अ परफॉर्मेंस, हाँ, अगर सोलो तबला है तो आप जो जी चाहे, फिर तो आप लीड कर रहे हैं। यानी संगत का मतलब भी ये है कि आपने वो जो करने की कोशिश कर रहे हैं उसको अपनी परफॉर्मेंस से उजागर करना है। कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट भी नहीं, मैं यू अच्छा। हैव टू ऐड वैल्यू टू हिज परफॉर्मेंस। ठीक ठीक। वैल्यू। सही। तो लिहाजा अगर आप उसकी वैल्यू को रिड्यूस कर रहे हैं तो आप तो नहीं अच्छा काम कर रहे हैं, आप बहुत बड़े उस्ताद होंगे। तो इसलिए और शौक साहब तो बहुत ही प्यारे आदमी थे, मैं तो उनको ज़ाती तौर पे जानता हूँ, वो कभी भी किसी को नहीं डिस्टर्ब करते। हम वो यही बता रहे थे कि किसी के साथ ज़्यादा करना पड़ता है, किसी के साथ कम करना पड़ता है, तो हाँ, उन्होंने रोशन आरा तो बेगम की हाँ, मिसाल दी मतलब कि उनके साथ ज़्यादा नहीं करना होता था। मैं वही हाँ। कि अब जब वो शौक साहब सलामत साहब के साथ बजाते थे, हाँ। तो वो किसी और मिजाज का होता था, उनको लुत्फ आता था ऐसी चीज़ों में। तो अब क्योंकि दोनों उस्ताद थे, तो और बड़ी सलामत साहब बहुत रिस्पेक्ट करते थे शौकत साहब की। वो बहुत काबिल, बहुत बड़े आदमी थे भाई, बहुत बड़े आदमी थे। क्या आपको बताऊं मैं, तो हालांकि वो रोशना बेगम को बहुत, कराची में जब वो आती थी तो जो खान साहब अल्लाह दिता को, वो परी पैकर जिनको कहते थे, जो तबला नवाज थे, जो जावेद अल्लाह दिता के वालिद जो थे, और सलामत ये हामिद हुसैन खान सारंगी पे, तो वो कहती मुझे बड़ा मज़ा आता है इन दोनों के साथ। तो ये एक वो है, मतलब जैसे मुझे आपसे मिलके नहीं मज़ा आता, कुछ ऐसे दोस्त हैं जो जिनके मिलके मज़ा आता। मैं मतलब ये इसमें क्या हर्ज क्या? ठीक। लेकिन तुमसे मैं मिलना ये को अवॉइड नहीं करता। अच्छा। अच्छा, अब रशीद साहब ये बताइए कि वो जो आप फैज़ साहब को जो कंपोज़, वो पहला जो रिकॉर्ड हुआ, हुँ, हुँ।
तो वो उसकी वजह आप कई जगह ये भी बात आपने की भी है कि आप लोगों ने सोचा कि कुछ नया किया जाए, क्योंकि मौसीकी तो फ़िल्म की तो मौसीकी बन नहीं रही। उसका मोटिवेशन क्या था? यही था ओरिजिन नहीं, के? इसका उसकी मोटिवेशन जो है ना, वो उसका ताल्लुक बहुत ज़्यादा शोएब हाशमी साहब के साथ था, क्योंकि हम ये प्रोग्राम कर रहे थे। अच्छा, और वो ऐसी एक टीम हमारी बन गई थी कि उसमें लुत्फ़ बहुत आता था। अच्छा, अब ज़ाहिर है क्योंकि ही वाज़ द मेन पर्सन, तो जो भी चीज़ ऑन एयर जाती थी वो उनकी मर्ज़ी से ही जाती थी, कि वो कहेंगे कि ये ऑन एयर जाएगी। हम आइडियाज़ देते थे, उसमें कई आइडियाज़ एक्सेप्ट हो जाते थे, कई आइडियाज़ रिजेक्ट हो जाते, और फिर वो एक प्रोग्राम बनता था, और ये एक यानी पूरे हफ्ते की एक्सरसाइज थी। तो एक समझें कि यानी मैं नहीं उसका क्रेडिट ले सकता, क्योंकि मैं काफ़ी कम इल्म था उस वक्त, मतलब मेरी उम्र ही 22 साल थी, तो मुझे इतना ज़्यादा लिटरेचर के बारे में गहराई से पता नहीं था। लेकिन हुआ ये कि 2-3 साल जब ये प्रोग्राम चला तो हमें समझ आने लगा, कुछ बातें समझ आने लगी। तो फिर एक तरह से ये जैसा भी पूछते, कहते तुम शोएब हाशमी को अपना उस्ताद क्यों मानते हो, उसको तो म्यूज़िक नहीं पता। मैंने कहा सर आपको नहीं पता, उनको तो चले नहीं पता था, लेकिन ही वुड हियर अ ट्यून एंड से यस और नो। अच्छा, अब फॉर दैट यस आई स्टार्टेड मेकिंग ट्यून्स इन अ पर्टिकुलर वे which possibly is my style, so I attribute it to him कि ये वो था। और वो देते थे ऐसी चीज़ें, ये हाथ सलामत है जब तक, इस खून में हरारत है जब तक, ऐसी चीज़ें निकाल के देते थे। अच्छा, वो इंतखाब भी वही करते थे कि जी, जी, इसकी ज़ाहिर है, अच्छा, वही उनका प्रोग्राम था, वही बताएँगे ना, अच्छा, हम क्यों बताएँगे उन्हें? अच्छा। तो आपने पहली चीज़ जो आपने खुद मुंतखब की फैज़ साहब की? अ, वो बहुत बाद में अच्छा, हुआ है, और मैं आपको बताता हूँ, और नैरा ही की वो चीज़ थी, मतलब ये भी हो सकती है जब दुख की नदियाँ में हमने जीवन जीवन की नाव डाली थी, या इस तरह की चीज़ें। लेकिन जो नैया सिंग्स फैज़ वॉल्यूम 1 है, जिसमें आज बाजार में पापा जौलन चलो, हम के ठहरे अजनबी, उसमें मैं किसी भी चीज़ का क्रेडिट नहीं ले सकता। इंतखाब आपने नहीं किया उसमें हाँ, कलाम अच्छा। का? जी, जी। यानी 25 साल का था मैं, हुँ। 75, और उस वक़्त मंसूर बुखारी साहब का ये आइडिया था, और अनवर मकसूद साहब क्योंकि उस वक़्त काम करते थे ईएमआई में, तो इनको ही लाहौर भेजा गया। मुझे अब अच्छी तरह याद है कि 75 अगस्त सितंबर का था वक़्त। तो इन्होंने कहा कि जी जो 13 फरवरी है 76 की, वो आप 65 ईयर्स के हो जाएँगे, तो हम एक कमेमोरेटिव लॉन्ग प्ले करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि अच्छा क्या तुमने सोचा है? उन्होंने दिखाया, तो वो जो लिस्ट थी, जो कि एक लॉन्ग प्ले में, वो बाद में वैसे रिलीज़ भी हुआ, और तो फैज़ साहब ने कहा ये चीज़ें सब सुनी हुई, भई एक नौजवान है वो आजकल, उससे तुमको नई चीज़ें बनवाओ। तो इसलिए मैं लोगों से कहता हूँ कि ख़ास तौर पे ऐसे जो कि फैज़ के आशिक हों, तो मैंने कहा कि मेरे खिलाफ बात ना किया करें, बिकॉज़ आई एम रिकमेंडेड बाय एंडोर्स्ड बाय। एंडोर्स्ड बाय। तो अच्छा, इसलिए वो फिर नैरा सिंह फैज़ हुआ। हाँ, उसमें फिर ये 2 चीज़ें बहुत लोगों को पसंद आईं, ये हम के ठहरे अजनबी भी, और आज बाज़ार में पापा जौन चलो, ये लोग अभी तक कहते हैं। हुँ, बेशुमार ऐसे पॉलिटिकल एक्टिविस्ट जो जेल में थे, तो वो 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने जो वो जेल में रहे, तो वो बाहर आके कहते थे यार ये इसकी वजह से हमने ये टाइम निकाला। हम सुनते थे सुबह से लेके शाम तक। मैंने कहा वाह! अच्छा। अच्छा, रागों के बारे में एक रोशन आरा बेगम का एक इंटरव्यू है जिसमें खलील अहमद उनसे सवालात कर रहे हैं, एक और साहब भी हैं वो मुझे याद नहीं। तो उसमें उन्होंने कुछ रागों के बारे में सवालात किए, तो सोनी के बारे में उनसे किया। तो उन्होंने कहा कि मैं सोनी नहीं गाती, मुझे नहीं अच्छा लगता, और सोनी के सुरों से मुझे मुझे घबराहट होती है। और फिर उन्होंने अगला सवाल बैरागी के बारे में किया।
तो उन्होंने जवाब दिया बैरागी तो मुझे अच्छा लगता है और मैं गाती हूँ। लेकिन मसला ये है कि फिर उस इंटरव्यू को सुनने के बाद मुझे शदीद ख्वाहिश हुई कि भाई अगर इन्होंने कहा है कि मैं बैरागी गाती हूँ तो कहीं तो होना चाहिए, लेकिन यूट्यूब पे अभी तक तो किसी ने नहीं डाला। तो आपके ख्याल में कुछ लोग ऐसे हैं जो उनकी नादिर रिकॉर्डिंग्स अपने पास संभाल के रखे हुए हैं? और रेडियो में हो तो अच्छा, क्योंकि रेडियो ने काफ़ी अपना काम सीधा कर लिया है, अनलाइक पाकिस्तान टेलीविज़न। उनके पास शायद हो, आप पूछें उनसे। क्योंकि हालिया 4-5 क्योंकि सालों एक में सेंट्रल प्रोडक्शन हाँ। यूनिट है जो कि इस्लामाबाद में है। हुँ, वहाँ पे तकरीबन सारी रिकॉर्डिंग जो डिजिटाइज भी हो गई। अच्छा। एक उनका हिंडोल है जो अपलोड होता है यूट्यूब पे और फिर कुछ सालों बाद या कुछ महीनों बाद वो चैनल डिलीट हो जाता है। उसके और बाद हिंडोल में ही कोमल रे लगा दें तो सोनी बन जाता है। ये भी है। और वो फिर किसी और चैनल ने अपलोड किया, फिर वो डिलीट हो गया। अभी फ़िलहाल कल परसों मैं सर्च कर रहा था, मुझे नहीं मिला वो। तो अगर किसी के पास बैरागी हो तो हमारी उनसे दरख्वास्त है कि वो भी अपलोड करें। बल्कि अभी हालिया ऐसे नहीं होगा हाँ। क्योंकि ये लोग जिनके पास ये सब चीज़ें होती हैं वो तुम्हारा पॉडकास्ट नहीं देखते, तो लिहाजा आप खुद रेडियो पाकिस्तान फ़ोन करें अच्छा, और उनसे कहें कि जी मैं एक रिसर्च कर रहा हूँ, अच्छा। तो मुझे ये चीज़ें हैं, मुझे बताएं, बिल्कुल। वो आप अच्छा। बता दें। अभी हाल में जैसे लुत्फ़ुल्लाह खान के आवाज़ ख़ज़ाने से खुर्शीद अब्दुल्ला साहब का एक चैनल है, उन्होंने 2-3 पूर्वी और मियाँ की तोड़ी ये इससे पहले नहीं थे यूट्यूब पे दस्तयाब, रोशन आरा की आवाज़। फिर एक पोकी के नाम से एक चैनल है जिसने गंधारी और बरवा, अब ये वैसे ज़्यादा मुरव्वज राग नहीं है, उसमें रोशन आरा की चीज़ें उन्होंने डाली हैं। तो हमें उम्मीद तो की जा सकती है ना कि मज़ीद कुछ हाँ हाँ राग जो है वो निकाले। बिल्कुल, अब क्योंकि हम अच्छा, मैं सिर्फ एक हाँ, बात हाँ, और उसमें करना चाह रहा था हाँ। कि आपने जब कंपोज किया फैज़ साहब को, तो फैज़ साहब से आपको किस चीज़ पे दाद मिली या उन्होंने बहुत पसंद किया? एक्चुअली मुझे फैसल से जो दाद मिली थी जिस कॉम्पोजिशन पे, वो फैसल की लिखी हुई नहीं थी। और गो के जब ये नैरा सिंह फैज़ रिलीज़ हुआ था तो उन्होंने मुझे बिल्कुल ऐसे थपकी दी थी कि भी शाबाश, मतलब और कुछ नहीं कहा। और जो एक चीज़ वो मुझे उन्होंने कही है कि भाई वो अच्छी तुमने बना ली है, तो वो ज़रा सुनाओ ना क्या कैसे है वो यही है प्रेमी कैसे बात करे प्रीतम से, जो मैंने मीरा जी की तो ये इतनी अच्छा। पुरानी तर्ज ये भी अभी मौसीकी के चैनल पर हाँ। तो इसको आपने पेश ये किया है। बहुत वो सुनते थे शौक से। अच्छा, मेरे ख्याल शायद उनके अपने किसी चीज़ के बारे में बात करना, वो जो उनकी अपनी एक तयशुदा असूल था उनका कि वो अपने बारे में बात नहीं करते हाँ। थे, वो मेरे ख्याल उसी वजह से वो हाँ हाँ, वो बल्कि वो दिवाचा पढ़ने वाला है दस्ते तय संग का, उसमें जी। सब यही बात जी। है। हम तो बहुत बोर कहते होते हैं। बहुत बोर होते हम हैं। तो बहुत बोर होते हैं। हाँ, अपनी बात करते हुए। अपने बारे में बात। तो फैज़ साहब का अपना मौसीकी का ज़ौक़ कैसा था? मतलब आपने ये मैंने उनसे पूछा था हुँ। एक दफ़ा, मैं कहा सर आपको कितनी मौसीकी आती है? अरे भाई थोड़ी बहुत आती है। भाई थोड़ी बहुत क्या होता है भाई, ठीक है मतलब आती है कुछ, नहीं आती है कुछ क्या। अब वो एक बड़ा उनका खूबसूरत अंदाज होता था शट अप का, जो मैं डेवलप करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं बिलाल को कह सकूँ। तो वो एक बहुत ही उन्होंने ऐसी बात की कि उसका मतलब था शट अप। तो मैंने ये बताएं तो सही, कहते हैं भाई तुम ये समझ लो कि जब किसी चीज़ की हमें समझ में नहीं आती तो हम अपने दोस्त ख्वाजा खुर्शीद अनवर को फ़ोन करके पूछ लेते हैं। अब इसके बाद क्या कोई कहे? तो हम चुप हो गए। तो बहरहाल अब मेरे जो नाक़िदीन हैं वो बहुत खुश होंगे पॉडकास्ट देख के। अच्छा हाँ, कुछ लोग तो हैं जो हर दफ़ा एक कमेंट डालते हैं यार कि ये इनको बिलाल साहब को यहाँ से दूर किया जाए, ये इस काबिल नहीं है कि अच्छा नहीं नहीं, तो यहाँ मैं तो बैठे। भाई तुम्हारे कहने पे ही मैं आया हूँ ना, अब ये तो चलिए अरशद साहब बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अगर हाँ, आप इसको हाँ, ख़त्म कर रहे हैं हाँ। तो मैं आखिर में मतलब मेरी ये समझ लें कि मेरी जो है ना एक तरीके से बचपन की ख्वाहिश पूरी हो जाएगी कि आपसे मैं सिर्फ एक दफ़ा कहना चाहता था मिलके कि ज़बान पर उबूर देखें। अच्छा नहीं
अच्छा, एक तो ये मेरा डायलॉग नहीं है, ये दुर्दाना नहीं, भट्ट वो का मतलब मैं आपको हाँ कॉम्प्लीमेंट करने के लिए ही ना। तो वो भी अपने भोलपन में यार बहुत सारे काम हमने ऐसे किए हैं जब कि चले अब वो पार्ट आपको कैसे मिला? आप उस वक्त कितने एस्टेब्लिश्ड एक्टर्स हो गए थे, क्योंकि आपने अनकही में छोटा सा रोल किया था, वो तो बहुत मेजर रोल था। एक्चुअली मुझे ये अनवर वगैरह या राहत काज़मी या सायरा वगैरह ये थोड़ा सा थिएटर की वजह से जानते थे। अच्छा, वो मेरा थिएटर का काम क्योंकि नहीं ज़्यादातर लोगों ने देखा हुआ था, इन्होंने देखा हुआ था, तो इसलिए तो ये काम इसलिए आप फिर ये अदाकारी का वो हुआ। आखिर में अगर हम ये बोलना चाहें कि आप अभी हम बात कर रहे थे ऑफ जब हम कैमरा थे कि फैज साहब की अब भी कुछ चीज़ आप हैं कुछ कंपोज कर रहे हैं, उसके बारे में बताएं ताकि वो हम चाहते हैं वो मौसीकी पे ही आएगा वो आपके जी चैनल जी पे। जी 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 मैं ये बता रहा हूँ ना, ये कोई आशिक किसी महबूबा से दूसरी उनके याद, वाली हाँ, कि याद की राह गुजर इस पे इसी सूरत से मुद्दतें बीत गई हैं हमें चलते चलते। ऐसा बोलता है कि सांस थामे हैं निगाहें कि न जाने किस दम तुम पलट आओ गुजर जाओ ये मुड़ कर देखो। गर्चे वाकिफ है निगाहें कि ये सब धोखा है। फिर वो एंड उसका क्या खूबसूरत किया हो गया, तुमसे चलती रहे ये राह यूं ही अच्छा है, तुमने मुड़कर भी ना देखा तो कोई बात नहीं। बहुत ही उम्दा नज़्म है, तो पढ़ो आज ही। अच्छा, नहीं मैं पढ़ी होगी, लेकिन वो शायद इसलिए कि वो आपने दूसरी वाली पहले कंपोज कर ली थी, तो वो हाँ याद है गुलशन याद में, हाँ गराज नहीं में। नहीं, ये शायद जिंदा नामा में होगी, वो ये जेल के अंदर लिखी हुई, वो तो बाहर लिखी हुई कोई आशिक किसी महबूबा से के उन्वान से दो नज़्में मैं ऑडियंस के लिए बता दें। बिल्कुल बिल्कुल। और एक जो बाद में जो उन्होंने लिखी थी वो अरशद साहब पहले कंपोज कर चुके हैं, जिसका इख्तिताम होता है तुम जो चाहो तो सुनो और जो ना चाहो ना सुनो, और जो हर्फ कहें करे मुझसे गुरेज़ा आंखें। तुम जो चाहो तो कहो और जो ना चाहो ना कहो। और अभी अरशद साहब ने बताया कि जो दूसरे ये नज़म है कोई आशिक किसी महबूबा से, वो उसकी वो धुन बना चुके हैं और अनकरीब मौसीकी के चैनल पर वो दस्तयाब होगी। तो जब भी वो आए आप ज़रूर देखिएगा और हम भी देखेंगे। और आखिर में जा रहा हूँ कि फैज साहब की कोई चीज़ पढ़ के अगर हम इसी पे ख़त्म कर दें। हाँ, नहीं तो मैं बिलाल के लिए मैंने बहुत इसके साथ वो किया है कि इसके लिए मैं 2 मिसरे फैज साहब के कह रहा हूँ कि जब भी अबरुए दरे यार ने इरशाद किया, जिस बयाबा में भी हम होंगे चले आएंगे, बहुत दर शुक्रिया। के दर खुला देखा तो शायद तुम्हें फिर देख सके, बंद होगा तो सदा दे के चले जाएंगे। मेरा ख्याल है आप इख्तिताम कर दें। मेरे पास अब अल्फाज नहीं बचे नहीं, इसके मेरा बाद। ख्याल ये कि मैं आखिर में एक दफ़ा फिर अर्शद साहब बहुत शुक्रिया। और अभी तो बहुत सी बातें ऐसी हैं जो रह गई हैं, लेकिन आपने हमें बिलाल की वजह से जो आखिर में आपने कहा है उससे हमारे लिए एक दरवाज़ा खुल खुल गया गया है। है। तो हमारा दरवाज़ा तो आपका दरवाज़ा हमारे लिए खुल गया, ये बहुत आपका बहुत शुक्रिया। और उम्मीद है कि हमारे देखने वालों को बहुत कुछ सुनने को मिलेगा, हमारे स्टूडेंट्स ख़ास तौर पे, क्योंकि हम एक स्कूल है और हम चाहते हैं कि ये बच्चे इन चीज़ों से वाकिफ़ हों, आगाह हों अपनी कल्चरल हिस्ट्री से। और आप हमारे लिए एक असासे का दर्जा रखते हैं यकीनन। तो बहुत शुक्रिया सर आप तशरीफ़ लाने का। और बिलाल भाई आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपकी वजह से ही मुमकिन हो सका। बस इसमें एक ही बात है कि ट्रांसपोर्ट भेजनी पड़ी, मैं अकेला पहुंच नहीं सकता यहाँ। जब आप कहें। जब आप बहुत शुक्रिया, बहुत राइट सर।